हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने वन कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी किया था। वन कंपोनेंट सिस्टम के हमारे पास दो एग्जांपल थे, वाटर एंड सल्फर, जिन्हें हम कर चुके हैं। अब आते हैं अपने टू कंपोनेंट सिस्टम पे, जिसका हमारे पास एग्जांपल है लेड एंड सिल्वर सिस्टम। बट टू कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल से पहले हमें टू कंपोनेंट सिस्टम का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या। तो टू कंपोनेंट सिस्टम की एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल इन टू कंपोनेंट सिस्टम। जैसे अब तक करते आए हो कि C की वैल्यू क्या थी 1, क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम था। टू कंपोनेंट यानी कि 2 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर C की वैल्यू 2 है, मिनिमम फेस एक टाइम पर जितने मर्जी फेस हो, एक टाइम पे एक फेस तो होगा ही ना, तो मिनिमम अगर मैं फेस लेके चलूं तो वो तो 1 होगा। तो अगर अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो अब f की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अभी तक कभी भी f की वैल्यू 3 नहीं थी। यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आने का मतलब है 3 वेरिएंट्स है। ये वेरिएंट होते हैं हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो अब तक हम लेते ही आए थे। एक नया वेरिएंट आएगा, दैट इज कंपोजिशन, या कह लो कंसंट्रेशन। ये हमारा थर्ड वेरिएबल आ जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन। तो आपने क्या करना है, अब 3 वेरिएबल हो गए। अब तक तो सिर्फ 2 वेरिएबल लेके चल रहे थे, प्रेशर या टेम्परेचर, तो उनके बीच में ग्राफ बनाना आसान था। जब हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो जब भी उनके बीच में प्लॉट बनाना होगा तो हम किसी तीसरे को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जैसे कि अगर मुझे प्लॉट बनाना है बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपकी C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्लॉट बना सकते हो बिटवीन C एंड P, तब T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नहीं तो आप प्लॉट बना सकते हो बिटवीन T एंड C, तब आपका P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आपने जब भी टू कंपोनेंट सिस्टम को लेना है तो एक कंपोनेंट को हमेशा क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। ये है मेरा प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ये है मेरा कंसंट्रेशन प्रेशर डायग्राम, ये है कंसंट्रेशन टेम्परेचर डायग्राम। तो मैंने इस तरह से अलग अलग डायग्राम्स को बना लिया। ठीक है, जिस टाइप पर टेम्परेचर फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास कंसंट्रेशन यानी कि C की वैल्यू फिक्स हो जाएगी उसे हम बोलते हैं आइसोपैलेथल। ये है मेरा आइसोथर्मल, आइसोबैरिक। जहां प्रेशर फिक्स होता है वो आइसोबैरिक, एक आइसोथर्मल और एक आइसोपैलेथल। ठीक है, जब कंसंट्रेशन होता है, ऐसे वॉल्यूम होते हैं तो उसे कोरिक बोलते हैं, आइसोकोरिक। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हर बार एक वैल्यू को फिक्स करना और उसे निकालना इतना इजी नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे यहां पर यूज करते हैं कंडेंस्ड स्टेट। कंडेंस्ड स्टेट बोलो या रिड्यूस्ड सिस्टम बोलो, रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड सिस्टम। ठीक है, रिड्यूस या कंडेंस की फॉर्म में हमारा जो फेस रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसे हम बोलते हैं F' इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ठीक है, ये अब F' हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है फॉर रिड्यूस स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा फेस रूल है फॉर रिड्यूस स्टेट। ये रिड्यूस स्टेट तब आती है जब हमारे पास एक फेस सॉलिड हो और एक फेस लिक्विड हो और उन दोनों के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही स्मॉल हो। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हम इस वाले डायग्राम की यहाँ बात करें। ठीक है, जब प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो प्रेशर एक तरह से कॉन्स्टेंट ही हो गया। उस टाइम पर जो इफेक्ट है वो सिर्फ C और T का आता है। तब हमारे पास ये बन जाते हैं रिड्यूस स्टेट, और उस रिड्यूस स्टेट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हम अपना टू कंपोनेंट सिस्टम है उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं। क्लियर। अब टू कंपोनेंट सिस्टम की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली कि किस तरह से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना है। अब इसी टू कंपोनेंट सिस्टम के टाइप पढ़ते हैं। अब जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास एक कंपोनेंट था वाटर या सल्फर, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था।
बट जब हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट की बात करें तो हम यहाँ 2 अलग अलग चीजें ले रहे हैं, जैसे लेड और सिल्वर, तो अलग अलग चीजें। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। अगर वो रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा और अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा। इस तरह से हमारे पास कितने बन गए, इसके 2 टाइप बनते हैं। तो आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 वो जिसमें दोनों जो कंपोनेंट है डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। दैट मीन्स जो हमारे 2 कंपोनेंट हैं that do not react with each other। एक केस है ना, रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो हमने पहले वो ले लिया जिसमें वो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जस्ट मिक्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या होना है, मिक्स हो जाना है, मिक्सिंग होनी है। ठीक है, जैसे हमारा लेड सिल्वर जो हमने पढ़ना है, PBAG सिस्टम, ये हमने पढ़ना भी है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल भी होगा। या फिर आप कह सकते हो KI वाटर सिस्टम, ये BC में आता है। डन। अब आते हैं टाइप 2 पे। पहला तो वो हो गया ना जिसमें रिएक्ट नहीं करने वाले, दूसरा वो जिसमें रिएक्ट करेंगे। सेकंड, बोथ कंपोनेंट रिएक्ट विद ईच अदर। अब जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बात करो मैग्नीशियम जिंक का सिस्टम, तो मैग्नीशियम जिंक हमारे पास एक नया कंपाउंड MgZn2 की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों के सिस्टम में आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास MgZn2 की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। या फिर आप कह लो NaCl वाटर सिस्टम, NaCl वाटर होगा वो भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। या आप कह लो Na2SO4 वाटर सिस्टम, NaCl वाटर सिस्टम, या फिर एक एग्जांपल होता है FeCl3 वाटर सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग बना लेगा। जैसे इस केस में हमारे पास Fe2Cl3, इसका ट्वाइस ना Cl6 और वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं 12, या एक बनता है Fe2Cl6 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी वो जिसमें दोनों कंपोनेंट ने आपस में रिएक्ट नहीं करना था, जैसे लेड और सिल्वर दोनों अलग अलग पड़े रहेंगे। एक कैटेगरी वो जिसमें दोनों मिक्स होकर कुछ नया बना देंगे। ये आगे अब ये जो दोनों बना रहे हैं इन्हीं को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके सब पार्ट्स आते हैं जिसमें आता है पार्ट A और पार्ट B। अब ये सब पार्ट क्यों, अब ये जितने बने हैं ये सारे एक साथ बनेंगे या अलग अलग टेम्परेचर पे बनेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इनके पार्ट। ठीक है, तो पार्ट A यानी कि जो नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो नए बन रहे हैं, ये जो है ये सारे कॉन्ग्रेंट है। जितने भी सारे बने हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम टेम्परेचर पे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही क्या होंगे, सारे के सारे स्टेबल है। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स न्यू फॉर्म लिख रही हूं बिकॉज नए बने हैं जो, उनकी बात करें। ठीक है, आर स्टेबल अप टू 1 टेम्परेचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये सारे क्या हैं, स्टेबल होंगे। इसके बाद ये सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी एक साथ बनेंगे, एक साथ डिस्ट्रॉय होंगे, उसे हम बोलते हैं विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। सेम है इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें ये क्या होते हैं, इनकॉन्ग्रेंट होते हैं। इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, आपके पास एक फॉर्म बनेगी, जिस पर्टिकुलर फॉर्म पर वो टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय होएगी उस टाइम पर दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने C1 लिया, C1 ने क्या बना दिया, C2 बना दिया। ठीक है, और कोई मेल्ट होके थोड़ा सा सोल्यूशन आ गया। आपने C1 को जैसे ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट किया, उसने क्या बना दिया, एक नया ट्रांजिशन बना दी। अब ये C2 किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई नई फॉर्म बना देगा और खुद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये मेल्टिंग से बन रहा है ऑफ C1 और ये C2 से बन रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनका इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेल्ट हो गए। इनकॉन्ग्रेंट में ऐसा नहीं होता। इस टाइप की रिएक्शन जब एक सॉलिड फॉर्म अपने आप दूसरे में चेंज हो जाए, हमने अभी पीछे क्या किया था, रोम्बिक की बात की थी, रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा था, उसे हम बोलते थे ट्रांजिशन। यहां भी तो वही है ना, एक सॉलिड का दूसरे में चेंज होना, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन रिएक्शंस और पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सॉलिड फॉर्म दूसरी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके, उसे हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन रिएक्शंस या पेरिटेक्टिक रिएक्शंस। और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर एक फॉर्म दूसरी में चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, या पेरिटेक्टिक टेम्परेचर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे हम यहाँ पर बोलेंगे इनकॉन्ग्रेंट। इनकॉन्ग्रेंट मीन्स सारे की सारी एक दूसरे से अलग है, एक बदली दूसरे में चेंज हो जाएगी, दूसरी से आप तीसरे में चले जाओगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम के अलग अलग टाइप आ जाते हैं। पहले वो जो आपस में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, सोल्यूशन में अलग अलग पड़े होंगे। ठीक है, और दूसरा टाइप वो जिसमें वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर देंगे और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब वो जो नए कंपाउंड्स आने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमारे पास अगर सारे के सारे मेल्ट हो रहे हैं, स्टेबल हैं, तो वो होते हैं हमारे कॉन्ग्रेंट टाइप ए। और अगर वो एक से डिस्ट्रॉय होने पे दूसरा, दूसरे से डिस्ट्रॉय होने पे तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह बना रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज टू कंपोनेंट सिस्टम। उस टू कंपोनेंट सिस्टम का हमारे पास एक एग्जांपल है लेड सिल्फर सिस्टम, जिसे हम डिटेल में करेंगे, और उसी से रिलेट करता है हमारा एक पैट्रिसन प्रोसेस। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।